शुभेंदु का काफिला आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। लोक भवन पहुंचे थे शुभेंदु। अब देखिए जरा शुभेंदु ने कौन से बड़े फैसले कर लिए। वो वही फैसले जो योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद किए थे। क्या है वो? सबसे पहले देखिए, ये लाउड स्पीकर बंगाल में भी उतरेंगे और आवाज भी धीमी करनी पड़ेगी। जैसे यूपी में लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती है, बंगाल के नए सीएम शुभेंदु ने भी ऐसे ही निर्देश दे दिए। कहा धार्मिक आजादी के साथ लोगों की सुविधा शांति अहम है, इसलिए लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों से बाहर ना जाए। अगर धार्मिक स्थल से तय सीमा से ज्यादा आवाज आती है तो पुलिस को संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे को संभालना होगा। बल प्रयोग या टकराव की बजाय बातचीत से मामले को सुलझाएं। तय करें कि किसी प्रार्थना सभा या आयोजन में सड़क जाम ना हो। एक और बड़ी चीज, पशु तस्करों पर गाज की तैयारी है। यूपी में पशु तस्करों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर और गिरफ्तारी होती है। पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु ने इसी तरह के फरमान जारी किए। कहा मवेशी तस्करों के खिलाफ निगरानी बढ़ेगी और कार्रवाई कड़ी होगी। राज्य में कहीं भी अवैध बूचड़खानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल लाइसेंस वाले पशु बाजार ही चलेंगे, बाकी सब बंद किए जाएंगे। 4 साल पहले बंगाल में पशु तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। सीबीआई, एनआईए, ईडी जैसी एजेंसियां तस्करी रैकेट की जांच कर रही। शुभेंदु ने मवेशी तस्करी की कमर तोड़ने के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं। हिंसा फैलाने वालों का भी अब हिसाब होगा। आपको बताऊं कि जैसे योगी यूपी में दंगाइयों, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, शुभेंदु ने भी बंगाल हिंसा पर जीरो टॉलरेंस का ऑर्डर दे दिया है। कहा है राज्य में हिंसा और दंगा फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। 2021 चुनाव के बाद हुई हिंसा की शिकायतों को फिर से खोला जाएगा। ममता सरकार के दौरान हुई चुनावी हिंसा की फाइलें शुभेंदु अधिकारी खोलने जा रहे हैं। बंगाल में 1300 से ज्यादा हिंसा के मामलों की जांच शुरू होगी, यानी ये जांच के दायरे में है 1300 से ज्यादा जो हिंसा के मामले आए। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा शुभेंदु क्या कह रहे हैं इस पर। ये बंगाल में भी एक तुष्टिकरण की सरकार था, तो सरकार ने बीएसएफ को जमीन तक नहीं दिया। देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया था। राष्ट्रवाद के लिए, देश के हित के लिए जो काम असम में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, वो काम बंगाल में पूरा करने का काम बीजेपी सरकार करेगा। हमारे माँ दुर्गा, माँ काली को सम्मान दे, सुरक्षा दे, बच्चों का सम्मान, सुरक्षा हो, हम लोग का प्रायोरिटी यही है। आज 15 साल ममता बनर्जी मैसेज नहीं दिए थे कि महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो आपको एक्शन लेना है। ये मैसेज नहीं गया तो पुलिस सोचा कि वो लोग तो कैडर है, टीएमसी का कैडर, कि कोई भी महिला के ऊपर अत्याचार हो, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, आगे पहले 0 एफआईआर करना होगा। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ने सारी बात क्लियर कर दी प्रेस के सामने। सरकार किस ढंग से काम करेगा, क्या करेगा। जो 6 बड़े कल हम लोग ने डिसीजन लिए हैं, तो हमारी पॉलिसी के अनुसार जो पहले डिक्लेयर किया था उसी को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब देखिए जरा, अब तक बंगाल में सीबीआई दाखिल नहीं होती थी। ईडी के ऊपर भी कई बार एक्शन हो चुका है, आपको याद होगा। अब ईडी देखिए, ममता के पूर्व मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुजीत बोस की। सुजीत बोस अरेस्ट हुए। दादा किचु बोलবেন दादा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी के करीबी नेता की गिरफ्तारी हुई है। कौन है ये ममता के करीबी नेता जिनको ईडी ने उठा लिया है? देखिए जरा, शुभेंदु के सीएम बनते ही ममता के करीबियों पर एक्शन हो रहा है। ममता के करीबी और पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हो गए। पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया ईडी ने। 11 मई को ईडी ने सुजीत बोस से करीब 10.5 घंटे पूछताछ की। दावा है कि इस पूछताछ में वो लगातार अपने बयान बदल रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो ममता के करीबी होने के साथ ही टीएमसी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। ये विधाननगर क्षेत्र से 3 बार के विधायक
और पिछली सरकार में मंत्री रहे। हालांकि इस बार उन्हें बीजेपी प्रत्याशी ने 37,000 वोट से हरा दिया। आरोप है कि बोस ने पैसा लेकर नगर पालिका में लोगों की भर्ती कराई। दमदम नगर पालिका में उन्होंने 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की और इस दौरान वो इसी नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। आरोप है कि इन सिफारिशों के बदले उन्होंने बड़ा आर्थिक लाभ लिया था और ईडी ने अपराध की कमाई के रूप में कई लग्जरी फ्लैट्स की पहचान की है। इसके अलावा ईडी को उनके बैंक खातों में भारी मात्रा में पैसे के सबूत मिले हैं और इस मामले की शुरुआत कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की एफआईआर से हुई। इसके बाद इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की है। अक्टूबर 2025 में बोस के दफ्तर समेत 13 ठिकानों पर रेड की गई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज और 45 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। सुजीत बोस को इस मामले में ईडी का समन चुनाव प्रचार के बीच मिला था और 1 मई को वो ईडी के सामने पेश हुए और अब 11 दिन बाद गिरफ्तारी की गई है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता। ममता बनर्जी का जितना मिनिस्टर है सब चोर है और ममता बनर्जी कहेंगे हम ऑनेस्ट है, हम सच है, कौन मानेगा? इतना सारे चोर को लेके सरकार चलाया। ये सुजीत बोस जो गिरफ्तार हुआ, दमकल मंत्री, इन्होंने क्या किया था? दमकल मंत्री वो स्नैक्स बार चलाते थे, छोटा, और आज हजार हजार करोड़ रुपया का मालिक। ये लोग मनुष्य है ना अमानुष है? तो कैसा खून चूसने वाला तृणमूल कांग्रेस का नेता है सुजीत बोस। इसीलिए चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और सुजीत बोस अकेला नहीं है, उसके साथ बड़ा बड़ा हस्ती शामिल है। बीजेपी का 2 भाई ईडी और सीबीआई, ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसको देखना पड़ेगा। मैं दुखी हूं कि सुजीत हमारे पार्टी के कलीग है, उसको गिरफ्तार हुआ। अभी तो अदालत में जाने पड़ेगा न्याय के लिए। ईडी सीबीआई के बारे में हमको कुछ बोलना नहीं है। जिसको अरेस्ट होना था वो अरेस्ट हुआ। आत्मपक्ष समर्थन के लिए उसको जो करना है वो करेंगे, हम क्या करेंगे? अब देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी एक्शन में है हर स्तर पर। बंगाल में कभी सीबीआई की एंट्री होती थी तो बवाल हो जाता था, लेकिन अब सीबीआई की एंट्री भी हो रही ईडी के बाद। एक ये तस्वीर देखिए, टीएमसी दफ्तर के ऊपर की जगह पर बम बरामद हुए और हथियार बरामद हुए। साथ ही साथ शुभेंदु के पीए की जो हत्या हुई उस मामले में भी अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गया है। अब तक सीआईडी जांच कर रही थी। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और सीआईडी जांच के बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। तो आज देखिए सीबीआई और सीएफएसएल की टीम पहुंची है। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की टीम पहुंची है। ये वो जगह है जहां शुभेंदु के पीए की हत्या की गई थी, उस साइट, क्राइम साइट पर पहुंची है। वो स्पॉट है जहाँ पर केस को अपने हाथ में में काम आता है। तो फिलहाल अब आइए आपको बताऊं कि आखिर सीबीआई अब जांच करेगी शुभेंदु के पीए के मर्डर की। चंद्रनाथ रथ, सीएम शुभेंदु के पीए मर्डर की अब पूरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने शुरू की है। आज उस जगह भी सीबीआई पहुंची है और साक्ष्य जुटाए। केस अपने हाथ में लेते ही सीबीआई ने 7 अफसरों की खास टीम बना दी है। सीबीआई की खास टीम वारदात की जगह पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जिस जगह में कभी सीबीआई को एक्शन के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी कि बंगाल जाना है, जांच करने पहले इजाजत दे दो, ममता सरकार में सीबीआई अफसरों की गिरफ्तारी और हमले का डर रहता था। 2019 में चिटफंड घोटाले में सीबीआई कोलकाता कमिश्नर से पूछताछ करने पहुंची थी तो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था। लेकिन सरकार बदलते ही सीबीआई पीए मर्डर केस की तेजी से जांच में जुट गई है। चंद्रनाथ मर्डर केस में बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। एक आरोपी राज सिंह 2 दिन पहले यूपी के अयोध्या से पकड़ा गया। बलिया के रहने वाले राज सिंह को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। राज सिंह खुद को, यह है वो राज सिंह,
खुद को भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव बताता था। रसूख दिखाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता था, सोशल मीडिया पर डालता था। लेकिन दबंग होने के साथ राज सिंह का बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी है। 2020 में बलिया में एक अंडा व्यवसायी अजीत गुप्ता की हत्या की थी और इस हत्याकांड के आरोप में राज सिंह फिलहाल जमानत पर था। लेकिन शुभेंदु के पीए मर्डर के बाद उस पर कड़े एक्शन की मांग हो रही है। अंडा व्यवसायी का परिवार राज के फांसी या एनकाउंटर की मांग करने लगा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उस शख्स के पिता जिसकी हत्या का आरोप इसी राज सिंह पर है। सुनिए। तो कोई इंसाफ नहीं मिला, केस चल रहा है जिला जज के इजलास में। न्याय के लिए मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से तकलीफ है। बहुत गुंडा है, बलिया का टापर गुंडा है, माफिया है, ऐसे ही काम करता है। वो लूटपाट करके छोड़ के मार के दान से मार देता है। बहुत कांड किया है, नहीं मिला। हमको न्याय चाहिए, उसको फांसी हो जाए चाहे काउंटर हो जाए। यही आपसे सरकार मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से आग्रह है। पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, जो लोग इस जिम्मेदार है सबको कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा। और इसके पीछे हमारा यकीन है बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी। शुभेंदु अधिकारी के पीए वो बहुत काम दादा के लिए करते थे और भवानीपुर में भी उसका एक बड़ा योगदान था चुनाव में। दोहराइए। बंगाल और शपथ के बाद आपको लिए चलता हूं आज की एक और बड़ी खबर पे। एक और बड़ी खबर, पूरा देश सोच रहा है क्या लॉकडाउन लगने वाला है, क्या एनर्जी लॉकडाउन लग रहा है। हर तरह की अफवाह है। सोना और तेल संकट करेंगे फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 बार 2 दिन तक एक ही अपील दोहराई, जिसके बाद चारों तरफ कयास और अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। कारपूल करने का प्रयास। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री की अपील और सबसे पहले शुरुआत मंत्री जी से। मेट्रो में यात्रा करते हुए रामदास अठावले साहब नजर आ रहे हैं। पीएम ने कहा मेट्रो से चले, मंत्री जी ने फॉलो करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप रामदास अठावले को जो मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अकेले वो नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, जज साहब की तस्वीर आई। हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल वो साइकिल पर निकल गए पीएम मोदी की अपील को मानते हुए। तो अकेले जज साहब नहीं गए साइकिल से, और भी नेता मंत्री हैं जिन्होंने मेट्रो पकड़ ली आज सुबह की। देखिए जरा पीएम मोदी के बयान के साथ। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद को आप देख रहे हैं, वो भी मेट्रो से सफर कर रहे थे। देखिए मेट्रो ई रिक्शा में आशीष सूद है। और इससे यह संकेत जाता है समर्थकों में, लोगों में, कि नेता मंत्री जब मेट्रो और ई रिक्शा और साइकिल पर चल सकते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं चल सकता। एक और तस्वीर देखिए, बाइक पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ नजर आ रहे हैं समर्थकों के साथ। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले। गोल्ड की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री देशवासियों से अपील कर रहे हैं, तेल बचाने की अपील, 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील, ताकि देश का विदेशी पैसा बचे, ताकि रुपया मजबूत हो। लेकिन विपक्ष को उस अपील में संकट की सुनामी नजर आ रही है, लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। ये पैनिक तो है ही, लॉकडाउन की चर्चा तो चल रही है, लेकिन दूसरी बात ये सरासर दिखाता है कि ये सरकार, केंद्र की एनडीए की सरकार फेलियर है।
प्रधानमंत्री की अपील में विपक्ष ने लॉकडाउन देखा तो लोगों में डर बढ़ा। तब सरकार ने सफाई दी, कहा देश में तेल और गैस की कमी नहीं, लेकिन लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि जंग की वजह से कच्चा तेल महंगा हो रहा है, जिससे तेल कंपनियों को हर रोज 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। यदि आप आर्थिक स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि तेल कंपनियां हर दिन 1000 करोड़ रुपए के नुकसान झेल रही हैं। अंडर रिकवरी 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने जा रही है, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। हालात कुछ भी हो, न घबराने की जरूरत है, न ही डरने की जरूरत है, तो बस प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ध्यान देने की। अब सोचिए जरा, खुद मंत्री जी कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का रोज नुकसान तेल कंपनियां झेल रही हैं, तो आखिर पीएम मोदी जो कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, स्कूल ऑनलाइन क्लास चालू करें। इसके मायने ये कि रोज दफ्तर आने जाने की जरूरत नहीं होगी और स्कूल ऑनलाइन होगा तो स्कूली गाड़ियां बंद हो जाएंगी, बसेस नहीं चलेंगी। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होती है। भारत हर साल 15 लाख करोड़ का तेल खरीदता है। आयात होने वाले तेल की कीमत डॉलर में चुकाई जाती है। तेल की जितनी ज्यादा खरीद उतनी ज्यादा डॉलर की मांग, और जितनी ज्यादा डॉलर की मांग उतनी ज्यादा कीमत। युद्ध के बाद से भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। युद्ध शुरू होने के 2 महीने में ही भारत की विदेशी मुद्रा भंडार घटी है और 38 बिलियन डॉलर गिरकर 691 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें 100 से 105 डॉलर प्रति बैरल बनी हुई है, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। अगर तेल की खपत कम होती है तो विदेशी मुद्रा भंडार बना रहेगा और बढ़ेगा, साथ ही युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी। दूसरी अपील पीएम मोदी की है 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। इसके पीछे वजह और इसके मायने हैं, भारत ज्यादातर सोना आयात करता है, यानी विदेश से मंगाता है। हर साल 7 लाख करोड़ सोना खरीदता है। सरकार यह कीमत डॉलर में चुकाती है क्योंकि विदेश से मंगा रहे हैं। अगर सोने की खपत में गिरावट आ जाए तो सोना खरीदना नहीं पड़ेगा, डॉलर में खरीदना नहीं पड़ेगा, तो विदेशी मुद्रा जो भारत के पास डॉलर के रूप में है वो बची रहेगी, रिजर्व रहेगी। अगर सोने का निर्यात 50% घट जाता है तो सोचिए करीब 30 अरब डॉलर की बचत हो जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी तो रुपया अपने आप मजबूत हो जाएगा। यह सीधा फॉर्मूला है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही अपील बार बार देशवासियों को कर रहे हैं। वो एकदम से नहीं कह रहे हैं कि हर एक शख्स गाड़ी खड़ी कर दे, हर एक शख्स ऑफिस जाना बंद कर दे, हर बच्चा स्कूल जाना बंद कर दे, लेकिन कमी अगर की जा सकती है जितना मुमकिन है वो करनी चाहिए। सुनिए। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। अब देखिए, प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं और सियासतदान हमलावर हैं पीएम मोदी पर। क्या कह रहे हैं वरिष्ठ नेता शरद पवार? देखिए जरा, शरद पवार कह रहे हैं आगे क्या कदम उठाए जाएं इस पर चर्चा हो, सरकार को सभी पक्षों से बात करनी चाहिए, पीएम अपनी अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाएं। संजय सेठ केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीएम मोदी ने देशहित में अपील की है। देश में फिलहाल तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन तेल बचाकर हम हजारों करोड़ बचा सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये अपील नहीं है, अपने पतन का ऐलान है।
आप संकट की बात करते हैं जबकि स्वयं भाजपा ही संकट है। अर्थव्यवस्था का ढिंडोरा पीटते थे, अब अर्थव्यवस्था क्यों लड़खड़ाई है? यूपी के मंत्री दानिश अंसारी कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। पीएम मोदी ने जो भी अपील की है वो देशहित के लिए है। देशहित की बातों का विरोध करना ही विपक्ष का एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पीएम को अर्थव्यवस्था की स्थिति पर साफ जानकारी देनी चाहिए। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर है, फिर भारत में ऐसी अपील क्यों की जा रही? सिर्फ मिडिल क्लास पर बोझ क्यों? सरकार पहले खुद त्याग क्यों नहीं करती है? राज ठाकरे कह रहे हैं जब नेता खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आम जनता से कम खर्च करने को क्यों कहा जा रहा है? कच्चे तेल की कीमत पहले भी 90 से $100 तक पहुंची है, लेकिन पहले की सरकारों ने इसका बोझ सीधे जनता पर नहीं डाला है। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं पीएम की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। सड़कों पर गाड़ियां कम हैं, लोग तेल बचा रहे हैं। अब सोने की दुकानों पर भी भीड़ खत्म हो गई है। विपक्षी दलों को ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनिए जरा अब सियासतदानों को। उन्होंने जो भी सूचनाएं रखी है कि मीटिंग बुलाओ, सबको बोलो क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, तो उनकी वो सूचना है और उसका जो विचार विमर्श जो है तो दिल्ली में जो है सब बैठे हुए सरकार करेंगे। हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब भी डीजल पेट्रोल कैसे बचाएं, जो देश का बचना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर देश की राजनीति, देश हित में निर्णय। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बनी, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? यकीनी तौर पे भारत को सशक्त और क्षमतावान बनाना ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता है और जो देश के संसाधन है उनका सदुपयोग देश के विकास के लिए, इस सोच के साथ उन्होंने देशवासियों से अपील की। बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी। इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी। अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी साथ, इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिए।